नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य है उसका वाचन कर रहे हैं। पीछे की कुछ कक्षाओं का वाचन हो चुका है। आगे का वाचन जो है वो हिंदी व्याकरण का इतिहास से है। हिंदी व्याकरण के इतिहास से एक परिचय से, तो वहाँ से हमें देखना है। देखिए, संभवतः 1958 ईस्वी में मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रज भाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण है। देखिए, सबसे प्राचीन व्याकरण कौन सा है? मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रज भाषा व्याकरण। मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रज भाषा का व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण है। खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण सन 1715 ईस्वी में के आसपास बोलचाल की भाषा को आधार बनाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोहानस जोसुआ कैटलर ने लिखा था। देखिए, सबसे पुराना अगर व्याकरण आएगा तो ब्रज भाषा का, तो वो मिर्जा खां का है जो 1658 का है। और खड़ी बोली का व्याकरण 1715 ईस्वी में आया था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो है जोहानस जेसुआ कैटलर ने लिखा था। तो खड़ी बोली का जो 1715 में हम लोग खड़े होकर के जोहानस जेसु का कैटलिंग करते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन तथा सुनीति कुमार चाटुर्या या सुनीति कुमार चटर्जी हो सकता है के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर है जो 1790 में आया था। ये देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी क्या कहती हैं कि उनके अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जो है गिलक्राइस्ट रचित है हिंदुस्तानी ग्रामर जो 1790 में आया था। सुनीति जो है गिर गिर के हिंदुस्तानी ग्रामर लिखती है 90 हिंदुस्तानी ग्रामर लिखती है। सुनीति कुमार चटर्जी जो है, ट्रिक के लिए मैं बता दे रही हूँ, सुनीति जो है वो गिर गिर करके हिंदुस्तानी ग्रामर 90 बार लिखती है। हिंदुस्तानी ग्रामर अंग्रेजी पद्धति पर लिखा हिंदी का प्रथम व्याकरण है ये। और वो ब्रज भाषा का मिर्जा खां वाला, और खड़ी बोली वाला डच जो है जोहानस जेसुआ कैटलर। और हिंदुस्तानी ग्रामर अंग्रेजी पद्धति पर लिखा हुआ, यानी कि वो है तो हिंदी का लेकिन वो अंग्रेजी पद्धति पर लिखा गया है। हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। जॉर्ज फर्गुसन की है अ डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। फर्गुसन फागुन में डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज लिखते हैं। बार्थनिक गिलक्राइस्ट में जॉन बार्थनिक गिलक्राइस्ट ने ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज लिखा था। वहाँ फागो में डिक्शनरी लिखा जाता है और बर्थ में ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। और दूसरा इन्होंने लिखा था द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक। S.H. केलाग ने ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज 1875 ईस्वी में लिखा था। S.H. केलाग ने क्या किया? S.H. केलॉग लॉग हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज को, ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज है, यहाँ हिंदुस्तानी नहीं हिंदी लैंग्वेज है, को लॉग करते हैं, लॉग इन करते हैं। ई ग्रिब्ज ने आधुनिक हिंदी व्याकरण 1896 ईस्वी में लिखा था। हडले ने शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मूर्स लैंग्वेज लिखा था। लल्लू लाल ने हिंदी का यावत लिखा था। लल्लू लाल ने क्या लिखा था? हिंदी का यावत लिखा था। श्रीलाल ने भाषा चंद्रोदय लिखा था। लल्लू लाल देखिए हिंदी में कविता करते थे। खड़ी बोली गद्य लिखने का के लिए वो विख्यात है। तो यहाँ आपको हिंदी का व्याकरण के लिए कवायद यानी कि कविता याद रखने के लिए रख लीजिए कि लल्लू लाल हिंदी की कविता लिखते थे। श्रीलाल जो है भाषा का चंद्रोदय किए हैं 1853 ईस्वी में। लाल भाषा का चंद्रोदय, लाल भाषा का चंद्रोदय होता है। मान लीजिए चंद्र का उदय होता तो लाल दिखता है। रामजतन सिंह ने भाषा तत्वबोधिनी 1858 ईस्वी में रामजतन ने भाषा तत्वबोधिनी 1858 ईस्वी में लिखा था। अगला है नवीन चंद्र राय ने नवीन चंद्रोदय 1869 ईस्वी में। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी व्याकरण माफ़ी चाहती हूँ शिव प्रसाद सिंह जी ने हिंदी व्याकरण 1870 ईस्वी में। पंडित हरि गोपाल ने भाषा तत्व दीपिका
पादरी एथरिंगटन ने भाषा भास्कर, केशव राम भट्ट ने हिंदी व्याकरण, रामचरण सिंह जी ने भाषा प्रभाकर, माफ़ी चाहती हूँ, ठाकुर रामचरण सिंह जी ने भाषा प्रभाकर, राम अवतार शर्मा ने हिंदी व्याकरण, विश्वेश्वर दत्त शर्मा ने भाषा तत्व प्रकाश, भाषा तत्व दीपिका हरि गोपाल ने, गोपाल जी का भाषा तत्व है और भाषा तत्व प्रकाश, दीपिका हरि गोपाल जलाते हैं और प्रकाश विश्व के पास आता है। रामदहीन मिश्र प्रवेशिका हिंदी व्याकरण, गोविंद नारायण मिश्र विभक्ति विचार, जिसे हम शुक्ल की पुस्तक में भी देखते हैं इसको, इसकी चर्चा है विभक्ति विचार की। अंबिका प्रसाद वाजपेयी हिंदी कौमुदी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी हिंदी कौमुदी, कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण, किशोरी दास वाजपेयी ब्रजभाषा का व्याकरण, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949, ब्रजभाषा का व्याकरण 1943 में आया है, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में आया है और हिंदी शब्दानुशासन 1957 में आया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का ब्रजभाषा व्याकरण है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का ब्रजभाषा व्याकरण है। अगला है अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने संभवतः प्रथम बार, अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी की रचना कौन सी है? हिंदी कॉमेडी। तो हिंदी कॉमेडी में संभवतः प्रथम बार हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने या बनाने पर बल दिया गया है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरी दास वाजपेयी के ब्रजभाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। देखिए, किशोरी दास व्यापारी जी की रचना का नाम है ब्रजभाषा का व्याकरण, उसको उन्होंने हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है, हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। पंडित किशोरी कामता पाणिनि से काम चलाता है हिंदी व्याकरण, याद रखिएगा। पंडित किशोरी दास वाजपेयी कृत हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान को से संवर्धित हिंदी का व्याकरण है, भाषा विज्ञान से संबलित हिंदी का व्याकरण है। हिंदी के अन्य प्रमुख व्याकरण ग्रंथ निम्न है। आर्येंद्र शर्मा का है आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण, रामचंद्र वर्मा का है अच्छी हिंदी, शिवेंद्र कुमार वर्मा का है हिंदी व्याकरण का विधिवत विवरण, शिवपूजन सहाय का है व्याकरण दर्पण, दिमसित्स का है हिंदी व्याकरण की रूपरेखा, स्वामी निगमानंद का है हिंदी की मौलिक व्याकरण, रमाकांत अग्निहोत्री का है हिंदी एक मौलिक व्याकरण, बद्रीनाथ कपूर का है परिष्कृत हिंदी व्याकरण, हरदेव बहारी का है व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना, वचनदेव कुमार का है बृहद हिंदी भास्कर, वासुदेव नंदन प्रसाद का है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है हिंदी भाषा का बृहद ऐतिहासिक व्याकरण। 1000 बार हम लोग इतिहास को 1000 बार दोहराना पड़ता है। अब है मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण। मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पहला है ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं, यानी कि ध्वनि का वह रूप जिसे हम लिखते हैं वह वर्ण या अक्षर कहलाता है। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है तथा व्यंजन वर्णों की संख्या 33 स्वीकार किया गया है। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ हैं। वस्तुतः वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। कामता प्रसाद गुरु ने इसे 43 ही माना है 52, लेकिन कामता प्रसाद गुरु जी बोल रहे हैं कि नहीं भाई, मेरा मन है, मैं तुम्हें प्रमाण के साथ बताऊंगा कि मैं 43 क्यों मानता हूँ, तो इसलिए मेरा मन है हम 43 मानेंगे। आप लोग जो सोचते हैं वो गलत है। स्वर 11 है, व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, अयोगवाह 2 है और द्विगुण व्यंजन 2 है। 11 में देखिए अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटी ऊ बड़ी ऊ री ए ऐ ओ और औ, जिसमें अंग और अ नहीं है, इसलिए 11 स्वर है। व्यंजन में क ख ग घ अंगा मतलब पूरा ह तक, च छ ज झ इया ट ठ ड ढ मूर्धना त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ध ला विषा मूर्धन स दन स ह।
संयुक्त व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन तो पता है, दो व्यंजनों को मिलाकर जो बना है, तो छ है क्षत्रिय वाला, त्र है, ज्ञ है और श्र है। अयोग व अंग और अ है, अयोग व अंग और अ है। द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ है। अनुस्वार तथा विसर्ग का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को अयोगवा कहते हैं। मतलब देखिए, स्वर और व्यंजन के साथ योग नहीं हुआ, इस कारण से इसको अयोगवा कहा गया है। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अयोगवा स्वरों के ही अनंतर आते हैं। स्वरों का वर्गीकरण: उच्चारण, स्थान, मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख विवर, ओष्ठ की स्थिति आदि के आधार पर स्वरों का निम्न ढंग से वर्गीकरण किया जा सकता है। ये देखिए, स्वर जो है अ, वो उच्चारण कंठ से होता है। मात्रा ये ह्रस्व है। जीभ की स्थिति मध्य होती है। मुख्य विवर अर्धविवृत होता है, अर्धविवृत होता है। ओष्ठ की स्थिति उदासीन है। अब है आ, उच्चारण इसका कंठ है, मात्रा दीर्घ है, जीभ की स्थिति पश्च होती है। आ बोलने में पीछे जीभ चला जाता है। मुख्य विवर विवृत है, यानी पूरा खुल जाता है। ओष्ठ की स्थिति अवृतमुखी रहती है। छोटी बोलने, उच्चारण इसका तालव्य है, मात्रा ह्रस्व है। जीभ ई, यानी जीभ आगे रहता है। अग्र है, मुख विवर जो है अर्ध संवृत रहता है। आवृतमुखी ओठ की स्थिति रहती है। बड़ी के साथ जो उच्चारण है वो तालव्य है, मात्रा दीर्घ है। जीभ की स्थिति जो है वो आगे रहती है। मुख विवर संवृत है और ओठ की स्थिति अवृतमुखी रहती है। छोटा ऊ में ओष्ठ है, मात्रा ह्रस्व लगता है। जीभ की स्थिति पश्च होती है, अर्ध संवृत होता है। मुख विवर और वृत्तमुखी होती है। बड़ा ऊ ओष्ठ है, दीर्घ है, मात्रा पश्च, जीभ पश्च में रहता है और मुख्य विवर संवृत रहता है। ओठ की स्थिति वृत्तमुखी होती है। ए जो है कंठ तालव्य है, मात्रा दीर्घ होता है। जीभ की स्थिति अग्र रहती है। मुख विवर अर्धविवृत रहता है। ओष्ठ की स्थिति अवृतमुखी रहती है। ऐ जो है कंठ तालव्य रहता है, मात्रा दीर्घ होता है। जीभ की स्थिति अग्र होती है। मुख्य विवर विवृत होती है और ओठ की स्थिति अवृतमुखी होती है। ऐ जो है कंठ तालव्य रहता है, उच्चारण का स्थान इसका कंठ तालव्य है। ए, मात्रा दीर्घ है। यहाँ देखिए ए भी मात्रा दीर्घ ही आएगा और जीभ की स्थिति अग्र होती है। विवर जो मुख विवर है वो विवृत आकार में होता है और ओठ की स्थिति अवृतमुखी होती है। ओ से ओखली वाला ओ का उच्चारण उसका कंठोष्ठ है, यानी कंठ से और ओठ से मिला करके होता है। इसकी भी मात्रा दीर्घ है। जीभ की स्थिति पश्च होती है। मुख्य विवर इसका अर्धविवृत होता है और ओठ की स्थिति वृत्तमुखी होती है। औ भी कंठ ओष्ठ से मिलकर उच्चारण किया जाता है, मात्रा दीर्घ है। जीभ की स्थिति पश्च होती है और मुख्य विवर विवृत है और ओठ की स्थिति वृत्तमुखी होती है। अब हम इसे एक जगह पे देख लेते हैं कि जीभ की स्थिति पश्च किस में होती है। आ में पश्च होती है, ऊ में पश्च होती है, दोनों ऊ, छोटी ऊ बड़ी ऊ दोनों में, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों में पश्च होती है। और फिर ओ और औ में पश्च होती है। वहीं पे अग्र होता है। मध्य अ के बीच में मध्य में होता है। छोटी ई और बड़ी ई में अग्र होता है और ए और ऐ में अग्र होता है। जीभ की स्थिति अर्ध संवृत देख लेते हैं। ओ में अर्ध संवृत है, ओ में अर्धविवृत है, फिर ए में अर्धविवृत है और ओ में अर्धविवृत है। अब अर्ध संवृत देखिए, 3 में अर्धविवृत है, अ, ए और ओ। अब अर्ध संवृत आते हैं छोटी, बड़ी ऊ और उसके बाद विवृत आता है आ, आए और औ में, यानी जिसमें अर्धविवृत जाता है उसकी बड़ी मात्रा में विवृत जाता है और छोटी में संवृत है, अर्ध संवृत है तो बड़ी में संवृत जाता है। आगे देखते हैं। आगे है स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है और इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। सभी स्वर अक्षरिक यानी सिलेबिक होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर घोष वर्ण के होते हैं।
आगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। व्यंजनों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है उच्चारण स्थान पर और दूसरा है प्रयत्न स्थान पर। उच्चारण स्थान पे हमें आता है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, वर्तस्य, वर्तस्य, ओष्ठ, दंतोष्ठ, स्वर इंद्रिय। कंठ यानी कंठ से, तालव्य यानी तालु से, मूर्धन्य यानी तालु के मूर्धा भाग से, दंत्य मतलब दांतों के मूल से, वर्तस्य मतलब दंत मूल से, ओष्ठ मतलब दोनों ओठों से, दंतोष्ठ मतलब निचले ओठ और ऊपर के दांतों से, स्वर यंत्रीय मतलब काकल्य। कंठ हो गया क ख ग घ अंगा, तालव्य होगा च छ ज झ इया और यहाँ य है और तालव्य श है। मूर्धन्य होगा ट ठ ड ढ मूर्धना और यहाँ और मूर्धन्य है। दंत हो गया त थ द ध, यहाँ न नहीं है। न के लिए एक अलग है वर्तस्य यानी दंत मूल से, जिसमें न, स, र और ल आता है। न, स, र और ल आता है। बाकी तो आप उच्चारण करके पता कर सकते हैं, लेकिन वर्तस्य को आपको याद रखना है। न सरल है, न सरल है, ये वर्तस्य है। बात करना न सरल है। ओष्ठ में प फ ब भ म, दंतोष्ठ में व और फ आते हैं। स्वर यंत्रीय काकल्य यानी क है, स्वर यंत्रीय काकल्य यानी क है। और प्रयत्न के आधार पे अब देखिए, प्रयत्न के आधार पर किया गया विभाजन भी दो ढंग का होता है। एक है अभ्यंतर और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन आता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ अंगा, च वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ मूर्धन्य, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, उष्म व्यंजन तालव्य श, मूर्धन्य स, दंती स ह, अर्धस्वर य और व, पार्श्विक ल, लुंठित र। ये देखिए लुंठित और प्रकंपित र है और इससे इस भाग से प्रश्न बनाए हैं एनटीए ने। अनुनासिक ड़, इया, न और म है। अनुनासिक क्या है? ड़, इया, न और म। बाह्य प्रयत्न के आधार पर घोष प्रत्येक वर्ग का प्रथम तथा द्वितीय वर्ग है। 1, 2 घोष है, 3, 4, 5 अघोष है। प्रत्येक वर्ग का 3, 4 और पंचम वर्ण जो है वो अघोष है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ वर्ण महाप्राण है। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 यानी देखिए 1 और 2 घोष है और प्राण में 2, 4 और इवन हो जाएगा। और घोष में 1, 2 लाइन से 1, 2 घोष है, 3, 4, 5 अघोष है। महाप्राण में और इवन वाले हो जाएंगे 2 और 4, अल्प प्राण 1, 3, 5। शब्द भेद रूपांतर के अनुसार शब्दों के 2 भेद होते हैं। एक है विकारी और ख है अविकारी या अव्यय। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं और अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि आते हैं। यहाँ अगला है रचना या बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। याद रखिएगा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ किस पे है? रचना या बनावट के आधार पर। उत्पत्ति, इतिहास, विकास के अनुसार शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और आगत शब्द भी जिसे कहते हैं। ये उत्पत्ति, इतिहास या विकास के आधार पर है। वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के 8 भेद होते हैं। शब्द यहाँ नहीं दिया हुआ है, बस है वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के 8 भेद। 8 भेद किस में बनाया गया है? शब्दों के प्रयोग, वाक्य के प्रयोग के अनुसार पर। रूपांतर के अनुसार 2 है, विकारी, अविकारी। रचना के अनुसार 3 है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर 4 है और वाक्य के प्रयोग के अनुसार 8 है। अब है शब्द है और परिभाषा। शब्द देखिए जो 8 भाग थे वे हैं संज्ञा, जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। क्रिया, जिससे किसी काम का करना होना
समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण, जिससे क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक, दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक, मनोविकार को सूचित करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक कहते हैं। संज्ञा, संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा है, जिस संज्ञा से किसी एक ही वस्तु, पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक, जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार के वस्तुओं, पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, माप तौल में 1 kg चीनी वगैरह भी चला जाएगा। भाववाचक, वो लेकिन वो लिक्विड नहीं है, द्रव्य के हिसाब से आप द्रव्य ना समझ लें। भाववाचक, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म या गुण, अवस्था अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन नहीं होता है। संज्ञा के रूपांतर या विकार 3 कारणों से होते हैं: लिंग, वचन और कारक। लिंग है संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। वचन, विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उस रूप को कारक कहते हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं जो निम्न हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और ये आपको क्रम से भी याद करने पड़ेंगे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को कारण कारक से, संप्रदान को के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारण का, के, की, रा, रे, री, का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में मैं पर, संबोधन में ए, हे, अजी, अहो इत्यादि। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, इसमें संबोधन कारक नहीं होता। और ये बहुत याद रखना है कि किसमें, ऐसा तो कारक 8 होते हैं लेकिन किसमें 7 होते हैं, तो सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन उसमें नहीं होता है, लास्ट वाला। अब सर्वनाम से वाचन हम आगे की कक्षा में करेंगे। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।